हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर। इस चैप्टर में हम बात करेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स की एटम की थ्योरी क्या आई, फिर उसके बाद हम बात करेंगे उनके लिमिटेशन को लेकर के, फिर डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, कैसे कैसे फंडामेंटल पार्टिकल्स का डिस्कवरी हुआ, जिसमें हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, मिल्किन का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। उसके बाद से हम यहाँ बात करेंगे एटम के स्ट्रक्चर को लेकर के, जिसमें सबसे पहले जो मॉडल आया वो जे थॉमसन का आया, उसके बाद से रदरफोर्ड का आया जिसमें न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई। फिर उसके बाद से हम बात करेंगे मैक्सवेल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, एंड देन ब्लैक बॉडी रेडिएशन, स्पेक्ट्रम, एटॉमिक स्पेक्ट्रम, इमिशन स्पेक्ट्रम, एंड देन प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। और प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के बाद से हम बात करेंगे बोर्स के एटॉमिक मॉडल का, उसके एप्लीकेशंस का, उसके लिमिटेशन का, एंड देन हम बात करेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बाद से फिर हम बात करेंगे ऑर्बिटल, ऑर्बिट, क्वांटम नंबर्स, कितने टाइप के ऑर्बिटल्स होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। फिर यहाँ हम बात करेंगे नोड क्या होता है, रेडियल नोड क्या होता है, एंगुलर नोड क्या होता है। फिर इलेक्ट्रॉनों की फीलिंग कैसे की जाती है किसी भी सब ऑर्बिट के अंदर, फिर ऑर्बिटल के अंदर, जिसके लिए हम लोग n+l रूल, आप बाउ प्रिंसिपल पढ़ेंगे, ओम्स रूल पढ़ेंगे। एट लास्ट हम लोग बात करेंगे क्वांटम नंबर्स के बारे में, जहाँ 4 तरह के क्वांटम नंबर होते हैं: प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। एंड देन फिर हम बात करेंगे कि अगर कोई एटम जो है मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट कर रहा है या रिपेल कर रहा है, मतलब उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को लेकर के डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अगर हम डाल्टन्स के एटॉमिक थ्योरी के बारे में बात करें तो सबसे पहले एटम के बारे में जो बताया वो किसने बताया? डाल्टन से बताया। और डाल्टन ने अपने थ्योरी में कुछ पोस्टुलेट्स दिया। जैसे अगर हम बात करते हैं फर्स्ट, डाल्टन ने कहा कि एनी सब्सटेंस consist of many teeny particles called as atom। ठीक है, डाल्टन ने क्या कहा कि कोई भी जो सब्सटेंस होते हैं बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, एनी टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड है एटम्स। जैसे मान लीजिए कि आपका मकान है, ठीक है, तो जो अपना मकान जो है वो किससे मिलकर बना है? तो ब्रिक से मिलकर बना है। बहुत सारे ब्रिक जो है क्या है, एक साथ अरेंज हुए हैं, और अरेंजमेंट होने के बाद हमारा मकान बनके क्या हुआ है? तैयार हुआ है। तो इट मीन्स दैट कि जैसे मकान का जो फंडामेंटल पार्टिकल होता है वो क्या होता है? ब्रिक होता है। सेम वे में किसी भी सब्सटेंस का जो फंडामेंटल पार्टिकल होता है वो क्या होता है? एटम होता है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स। तो डाल्टन से ये कहा कि किसी भी सब्सटेंस का जो सबसे फंडामेंटल पार्टिकल होता है वो तो आपका क्या होता है? एटम होता है। सेकेंड पॉइंट उन्होंने ये कहा कि एटम्स आर इनडिविजिबल। एटम्स को हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते। मीन्स कि एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉय। हम एटम को ना क्रिएट कर सकते हैं और नहीं एटम को क्या कर सकते हैं? डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है। पॉइंट नंबर 3,
एटम ऑफ सेम एलिमेंट के जो एटम होते हैं, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर सेम एंड एटम्स ऑफ different element are different क्या कहा कि सेम एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो सेम होते हैं और डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास हाइड्रोजन एलिमेंट है, तो इस हाइड्रोजन एलिमेंट में सिर्फ और सिर्फ किसके एटम होंगे? हाइड्रोजन के ही एटम होंगे। ठीक है, हाइड्रोजन के ही क्या होंगे? एटम होंगे। अगर ये हाइड्रोजन एलिमेंट है तो इस हाइड्रोजन एलिमेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ किसके एटम होंगे? हाइड्रोजन के एटम होंगे। ऐसे ही अगर ये हमारे पास लिथियम एलिमेंट है, अलग एलिमेंट है, हमने लिया लिथियम एलिमेंट, तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे? लिथियम के ही एटम होंगे। लिथियम के ही क्या होंगे? एटम होंगे। ठीक है, तो क्या कहा उन्होंने? ये कहा कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट के जो एटम होते हैं वो सेम होते हैं, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट। ठीक है, तो डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम होंगे वो क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट, देखिए एटम ऑफ सेम एलिमेंट, एटम ऑफ सेम एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल। ठीक है, सेम एलिमेंट के जब एटम कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूल का क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं। जैसे हाइड्रोजन एटम कंबाइन करेगा तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाएगा। ठीक है, क्लोरीन एटम कंबाइन करेगा तो क्लोरीन का मॉलिक्यूल बनाएगा। तो सेम एलिमेंट जो होते हैं वो जब आपस में कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूल का क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं। वहीं एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट combine in fixed ratio to form क्या? कंपाउंड। क्या बनाता है? कंपाउंड बनता है। तो डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम होते हैं जब वो आपस में कंबाइन करेंगे तो कंपाउंड्स का क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, एक फिक्स रेशियो, जैसे मान लीजिए कि हाइड्रोजन एलिमेंट का हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन एलिमेंट का ऑक्सीजन एटम 2:1 के रेशियो में क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे और H2O का क्या करेंगे? फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो सेम एलिमेंट के एटम कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूल बनाते हैं। डिफरेंट एलिमेंट के जब एटम कंबाइन करते हैं फिक्स रेशियो में तो कंपाउंड का क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 5, एटम ऑफ सेम एलिमेंट have same atomic mass, but atom of different element have different atomic mass। मतलब क्या कहा उन्होंने कि सेम एलिमेंट के जो एटम है, ठीक है, अगर हम कुछ एक टाइप के एलिमेंट लेते हैं तो उसमें जितने भी एटम्स होंगे उन सबका एटॉमिक मास जो होगा वह क्या होगा? सेम होगा। और डिफरेंट एलिमेंट लेंगे तो उनमें जो प्रेजेंट एटम होंगे
वो इनके एटॉमिक मास से क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। जैसे मान लीजिए आपने हाइड्रोजन का एलिमेंट लिया, तो हाइड्रोजन के एलिमेंट में हाइड्रोजन का एटम होगा तो उसका एटॉमिक मास अलग होगा, और क्लोरीन एलिमेंट में जो क्लोरीन के एटम होंगे उनका एटॉमिक मास क्या होगा, अलग होगा। तो सेम एलिमेंट अगर आप ले रहे हैं तो उसमें जो एटम प्रेजेंट उनका एटॉमिक मास अलग होगा। अगर दूसरा कोई एलिमेंट लेंगे तो उसमें जो एटम प्रेजेंट होंगे उनका एटॉमिक मास अलग होगा। क्लियर है। फिर नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने ये कहा कि एटम contribute in chemical reaction। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि जो एटम होते हैं वह केमिकल रिएक्शन में क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। तो जो केमिकल रिएक्शन होता है उसमें कंट्रीब्यूट कौन करता है, एटम ही कंबाइन करते हैं और कंपाउंड्स का या मॉलिक्यूल का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो ये सब बात किसने कहा था, डाल्टन्स ने कहा था। ठीक है, तो ये डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी है। क्या कहा उन्होंने कि किसी भी सब्सटेंस की जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होती है वो एटम होती है। एटम को ना आप क्रिएट कर सकते हैं, नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सेम एलिमेंट के एटम सेम होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट के एटम डिफरेंट होते हैं। और उन्होंने ये कहा कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट, जब सेम एलिमेंट के एटम कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूल बनाते हैं, और डिफरेंट एलिमेंट के एटम जब कंबाइन करते हैं फिक्स रेशियो में तो कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। एटम ऑफ सेम एलिमेंट के जो एटम होते हैं वो सेम एटॉमिक मास रखते हैं। ठीक है, और एटम कंट्रीब्यूट इन केमिकल रिएक्शन, एटम ही जो होता है वो केमिकल रिएक्शन में क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कि जब डाल्टन से अपनी ये थ्योरी दे दिया, ठीक है, इसको हम बोलते हैं डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी। सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले एटम के बारे में, सबसे पहले एटम की थ्योरी किसने दी थी, सबसे पहले एटम के बारे में किसने बताया था, तो सबसे पहले किसने बताया था, डाल्टन्स ने सबसे पहले बताया था। क्लियर है। देखिए, अगर इंडियन फिलोसफर के बेसिस बात किया जाए तो हम यह कह सकते हैं कि इंडिया में जो इसकी डिस्कवरी जो है एटम की, वो बहुत पहले ही हो गई थी कनद ऋषि के द्वारा। कनद ऋषि ने भी सेम बात कहा, बस उनका जो कही गई बात जो थी वो ओरली थी, कहीं रिटेन नहीं था, और यही रीजन है कि उनको प्रायोरिटी नहीं दिया गया। लेकिन जो बात कनद ऋषि ने कहा वही बात डाल्टन्स भी कहे थे। भाई जो आपके कनद ऋषि थे उन्होंने भी सेम वर्ड, सेम चीजें कहा एटम के बारे में। उन्होंने एटम को क्या कहा था, उन्होंने एटम को परमाणु कहा, मॉलिक्यूल को अणु कहा, कंपाउंड को यौगिक कहा। उन्होंने भी सेम पॉइंट कहा था कि किसी भी पदार्थ की जो सबसे छोटी इकाई होती है वह क्या होती है, परमाणु होती है। और सेम एलिमेंट मतलब सेम तत्व के जो एटम होते हैं, मतलब परमाणु जो होते हैं, जब वो कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। और डिफरेंट तत्व के जो एटम्स होते हैं जब वो फिक्स रेशियो में कंबाइन करते हैं तो वो यौगिक क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। और एटम ही जो होता है वह रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। तो ये बात जो है कनद ऋषि ने भी बहुत पहले कर दिया, बट प्रायोरिटी जो है डाल्टन्स को मिला क्योंकि इनका रिटेन था और उनका टोटल का टोटल क्या था, वायरल। तो इनका जो टोटल जो था आपका कनद ऋषि का, ठीक है, वह रिटेन नहीं था, जिसके कारण इनको प्रायोरिटी नहीं दी गई। ठीक है, इसके बाद से डाल्टन्स के कुछ एटॉमिक थ्योरी जो थी इसको बाद में चल करके फेल कर दिया गया। इनकी बहुत सारी डाल्टन्स के एटॉमिक थ्योरी में कमियां पाई गई। ठीक है, जैसे कि जब बाद में चल करके फंडामेंटल पार्टिकल की डिस्कवरी हुई, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, ठीक है, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल, जब फंडामेंटल पार्टिकल की डिस्कवरी हुई, फंडामेंटल पार्टिकल्स मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की जब डिस्कवरी हुई और ये मालूम चला कि नहीं, किसी भी सब्सटेंस का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है वह एटम ही नहीं होता, उससे भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बोलते हैं। ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो इसके बाद से डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी क्या हो गई, फेल हो गई। तो आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स दिस थ्योरी वाज फेल्ड।
पॉइंट नंबर 2, देखिए डाल्टन ने ये भी कहा था कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक नंबर, सॉरी एटॉमिक मास। लेकिन बहुत सारे ऐसे एटम थे, सेम एलिमेंट की बहुत सारे ऐसे एटम थे जिनके एटॉमिक मास क्या थे, डिफरेंट थे। ठीक है, इन केस ऑफ आइसोटोप्स, जिसको हम बोलते हैं आइसोटोप्स, इन केस ऑफ आइसोटोप्स, अगर आइसोटोप्स की बात करते हैं तो जैसे आपको मालूम है कि कार्बन 12 भी होता है, कार्बन 13 भी होता है, कार्बन 14 होता है। तो ये सब क्या है, एक ही एलिमेंट के एटम है, सब के सब क्या है, कार्बन एलिमेंट के ही क्या है, एटम है। लेकिन अगर आप देखिए इन सबका एटॉमिक मास क्या है, डिफरेंट है। इनका 12 है, इसका 13 है, इसका क्या है, 14 है। ऐसे अगर मैं हाइड्रोजन एलिमेंट लेता हूं तो हाइड्रोजन एलिमेंट के भी 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम। ये तीन के तीनों क्या है, हाइड्रोजन ही एलिमेंट है। लेकिन इस हाइड्रोजन एलिमेंट में जो प्रेजेंट एटम है, हाइड्रोजन का एटम, इनका एटॉमिक मास जो है वो क्या है, डिफरेंट है। जबकि वहीं डाल्टन ने क्या कहा था, डाल्टन ने ये कहा था कि सेम एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं उनका एटॉमिक मास क्या होता है, सेम होता है। लेकिन आप क्या देख रहे हो कि एलिमेंट सेम है लेकिन उनमें प्रेजेंट एटम के एटॉमिक मास क्या दिखाई दे रहा है, डिफरेंट। तो आइसोटोप्स के केस में भी क्या कर गया, ये मॉडल क्या कर गया, फेल कर गया। फिर उन्होंने ये कहा था कि सेम एलिमेंट के जो एटम होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम होती है। ठीक है, एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम प्रॉपर्टी, बट इन केस ऑफ एलोट्रोप्स, ठीक है, इन केस ऑफ एलोट्रोप्स, अगर हम एलोट्रोप्स के केस की बात करते हैं, जैसे कार्बन के जो है जनरली हम बात कर सकते हैं कि नेचुरली इसके 2 आइसोटोप्स होते हैं, डायमंड और ग्रेफाइट। ठीक है, डायमंड के अंदर भी कौन से एटम है, कार्बन के ही एटम्स है। ग्रेफाइट के अंदर भी कौन से एटम है, कार्बन के ही एटम्स है। लेकिन दोनों की प्रॉपर्टी में डिफरेंस बहुत ज्यादा है। डायमंड जो होता है हार्ड होता है, जबकि वहीं जो है ग्रेफाइट जो होता है सॉफ्ट होता है, स्लिपरी होता है। ग्रेफाइट जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देता है, लेकिन डायमंड जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। तो देखिए सेम एलिमेंट के ही एटम है लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, डिफरेंट है। तो यहां पर भी डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्टूडेंट डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल। तो अगर डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल की बात करें, या इसी को हम बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं ये 3 तरह के होते हैं। ठीक है, 3 तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। कौन कौन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिनसे मिल करके एटम का क्या हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है। आगे चल के जब हम इनकी डिस्कवरी पढ़ लेंगे तो फिर हम दिखाएंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है एटम के अंदर अरेंज है, प्रोटॉन किस तरह से अरेंज है, न्यूट्रॉन किस तरह से अरेंज है। अगर आप प्रेजेंट टाइम में समझना चाहें तो आप समझ सकते हैं कि जो ये मान लीजिए कि ये कोई एटम है, ठीक है, और ये एटम का क्या है, न्यूक्लियस है। तो एटम के न्यूक्लियस में आपका क्या होता है, प्रोटॉन होता है, और प्लस क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है, जिसको कॉमनली रूप से हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो एक सिंपल जो है समझने लायक हमने ये स्ट्रक्चर बनाकर आपको दिखाया। ठीक है, जबकि आगे हम चल कर और ज़्यादा डिस्क्राइब करेंगे कि आप जिसको आप कहते हो कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, जो कि क्या है, एक ऑर्बिट है या सेल है। तो हमको बाद में मालूम चलेगा कि ऑर्बिट के अंदर भी सब ऑर्बिट होता है, सब ऑर्बिट के अंदर क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं, और उस ऑर्बिटल्स के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जिसमें 3 तरह के पार्टिकल्स के बारे में बात करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, देखिए अगर हम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं
तो इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट आया कहां से? डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे, कैथोड रे की डिस्कवरी से आया, जिसको सर जे थॉमसन ने दिया था। यहां पी साइलेंट है, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे, कैथोड रे की डिस्कवरी जो है वो सर जे थॉमसन ने दिया था, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक हार्ड ग्लास का ट्यूब लिया था, ध्यान दीजिएगा, एक ग्लास का ट्यूब लिया था हार्ड, ठीक है, एक हार्ड ग्लास का ट्यूब लिया और जिसको हम कहते हैं डिस्चार्ज ट्यूब, इस ट्यूब को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्चार्ज ट्यूब। और इस ट्यूब के चारों तरफ जिंक सल्फाइड का क्या कर दिया था? कोटिंग कर दिया था। जिंक सल्फाइड क्या होता है? जिंक सल्फाइड जो होता है एक फ्लोरिसेंट मटेरियल होता है, या हम बोलते हैं फास्फोरिसेंट मटेरियल होता है। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है कि अगर इस पे कोई लाइट इंसिडेंट करता है तो ये क्या करने लगता है? शाइनिंग, चमकने लगता है, ठीक है। तो इसको उन्होंने क्या किया कि जिंक सल्फाइड का कोटिंग कर दिया और इसमें उन्होंने क्या किया कि लो टेम्परेचर, इसमें एयर भरा, गैस भरा और कैसे भरा? लो प्रेशर, कैसे भरा? लो प्रेशर। इन्होंने यहां पर गैसेस भरे लो प्रेशर पे। अच्छा ये बताइए आप कि प्रेशर को लो कैसे किया जाएगा? देखिए भाई, इसके अंदर गैस है तो गैस का अपना क्या होता है? प्रेशर होता है। गैस का अपना क्या होता है? प्रेशर होता है। तो गैस के पार्टिकल रैंडम मोशन करेंगे इधर उधर और जाकर के टकराएंगे वॉल से। तो वही जब जाकर टकराते हैं तो जो प्रेशर एग्जर्ट करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेशर ऑफ गैस बोलते हैं। अगर हम चाहते हैं कि इसमें इस डिस्चार्ज ट्यूब में गैस का प्रेशर पहले से क्या हो जाए? कम हो जाए, तो हम इसके लिए क्या करते हैं कि यहाँ पर एक सक्शन पंप लगाते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम क्या लगाते हैं? एक सक्शन पंप लगाते हैं, ठीक है। देखिए इस टाइप का एक पंप होता है जिसको हम बोलते हैं सक्शन पंप, सक्शन पंप, ठीक है। अब सक्शन पंप क्या करता है कि इसमें से एयर को सक करके बाहर निकालता है, ठीक है। एयर को सक करके क्या करेगा? बाहर निकालेगा। इससे नंबर ऑफ गैस के पार्टिकल इसके अंदर क्या होते जाएंगे? कम होते जाएंगे। और जब गैस के पार्टिकल, नंबर ऑफ गैस के पार्टिकल कम होते जाएंगे तो इस गैस के पार्टिकल का कारण लगने वाला प्रेशर भी क्या होगा? कम होगा। और ये प्रेशर हमने घटा करके कितना कर दिया? घटा कर दिया 10 टू द पावर -6 mmHg, इतना लो प्रेशर कर दिया। आपको मालूम है कि इस समय एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? 760 mmHg है। तो जे थॉमसन ने क्या किया कि यहां से जो है एयर को क्या किया? सक करके बाहर निकाला और 10 टू द पावर -6 mmHg का प्रेशर कर दिया सक्शन पंप के द्वारा। और यहां पर उन्होंने 2 इलेक्ट्रोड लगाया, उन्होंने 2 इलेक्ट्रोड लिया, 2 मेटल का प्लेट लिया, ठीक है। और इस मेटल के प्लेट को उन्होंने क्या किया? बैटरी से कनेक्ट कर दिया। इस मेटल के प्लेट को उन्होंने बैटरी से क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया एट हाई वोल्टेज, ठीक है, एट हाई वोल्टेज। अच्छा ये देखिए, ये बैटरी का नेगेटिव प्लेट है और ये बैटरी का क्या है? पॉजिटिव प्लेट है। तो बैटरी का नेगेटिव प्लेट है तो ये भी क्या हो गया? निगेटिवली चार्ज, और ये क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज। आपको मालूम है जब निगेटिव चार्ज प्लेट को हम लोग क्या बोलते हैं? एनोड, और पॉजिटिव चार्ज प्लेट को हमने क्या बोला? कैथोड। और यहां पर हमने क्या किया? हाई वोल्टेज अप्लाई किया। कितना वोल्टेज अप्लाई किया? 10,000 वोल्टेज। यहां पर जो वोल्टेज हमने लगाया था वो कितना लगाया? 10,000 वोल्ट लगाया। तो जब 10,000 वोल्टेज, इतना हाई वोल्टेज पे और लो प्रेशर पे, ठीक है, जब उन्होंने क्या किया यहां पर करंट पास कराया तो क्या देखा कि पूरा का पूरा जो डिस्चार्ज ट्यूब है वो ग्लो करने लगा।
ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं यहां पर क्या हो रही है, रेज जो है, कहीं ना कहीं रेज जो है इमिट्स हो रही है प्लेट के थ्रू, कहीं ना कहीं ये रेज जो है वो इमिट्स हो रही है प्लेट के थ्रू, जो जा करके डिस्चार्ज ट्यूब के वॉल से क्या कर रही है, कोलाइड कर रही है और शाइनिंग क्या कर रही है, जनरेट कर रही है। क्योंकि डिस्चार्ज ट्यूब के इनर वॉल पे क्या कोटेड था, जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड क्या है, एक फ्लोरिसेंट मटेरियल है कि जब इस पर लाइट पड़ता है तो ये क्या करने लगता है, शाइनिंग करने लगता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या देखा कि पूरा का पूरा डिस्चार्ज ट्यूब क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है। क्लियर है? तो अब देखिए कि अब वो यह मालूम करने की कोशिश की जे थॉमसन कि ये जो रेज आ रही है वो रेज किधर से आ रही है, एनोड से आ रही है या कैथोड से आ रही है। ठीक है, ये रेज जो है वो आ किधर से रही है, एनोड से आ रही है या क्या आ रही है, कैथोड से आ रही है। तो देखिए यहां पर ये जो होगा एनोड और ये वाला जो रोल होगा ये क्या होगा, कैथोड। ठीक है, ये होगा कैथोड, नेगेटिव प्लेट है कैथोड और पॉजिटिव प्लेट है तो क्या हो गया, एनोड। क्लियर है? अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको मालूम करने के लिए जे थॉमसन ने क्या किया कि इसके बीच में एक ऑब्जेक्ट रखा। चूंकि जे थॉमसन क्या थे, एक फिजिशियन थे, तो उन्होंने इन दोनों मेटल रॉड के बीच में एक क्रॉस रखा। क्या रखा, क्रॉस रखा। ठीक है, यहां पर एक उन्होंने क्रॉस रखा, क्योंकि जो क्रिश्चियंस लोग होते हैं वह क्रॉस बांधते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्रॉस रखा और क्या देखा कि ये जो क्रॉस था इसका जो शैडो था वह कहां बना था, इस क्रॉस का जो शार्प शैडो बना किधर की तरफ, एनोड की प्लेट की तरफ। जैसे मान लीजिए कि अगर आप किसी लाइट के सामने खड़े हो जाइए, ठीक है, अगर सामने से लाइट आ रही है, आप उसके सामने आप खड़े हो जा रहे हैं, तो आपका शैडो कहां बनेगा, पीछे बनेगा, आपके पीछे बनेगा। तो जब उन्होंने यहां पर एक क्रॉस रखा, ये ऑब्जेक्ट रखा, तो क्या देखा कि इसका जो शैडो वह कहां बन रहा है, एनोड की प्लेट की तरफ बन रहा है। इसका मतलब कि यह रेज आ कहां से रहा है, यह रेज आ रहा है कैथोड से एनोड की तरफ। ठीक है, और उन्होंने चूंकि यह रेज कैथोड से एनोड की तरफ आ रहा है, इसलिए उन्होंने इस रेज को क्या बोला, इस रेज को बोला उन्होंने कैथोड रेज। क्या बोला, कैथोड रेज। चूंकि कैथोड से एनोड की तरफ आ रहा था रोज, इसलिए इसको इन्होंने क्या बोला, कैथोड रेज। ठीक है, और इस तरह से उन्होंने कैथोड रे की क्या किया, डिस्कवरी किया। इसी को हम बोलते हैं डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। अब थोड़ा इसके प्रॉपर्टीज के बारे में समझेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, कैथोड रे की प्रॉपर्टीज क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं कैथोड रे की प्रॉपर्टीज में। पॉइंट नंबर 1 कि इट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, इट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, बिना किसी डिफ्लेक्शन के ये स्ट्रेट लाइन में क्या कर रहा था, ट्रेवल कर रहा था। किधर से किधर किधर, फ्रॉम कैथोड टू एनोड, फ्रॉम कैथोड टू एनोड, कैथोड टू एनोड क्या कर रहा था, ट्रेवल कर रहा था। कैसे मालूम चला कि जब उन्होंने क्या किया कि इसके इस रेज के जो ये रेज था, इसके रास्ते में उन्होंने जब क्रॉस रखा तो क्या देखा कि इसका जो शैडो है, जब क्रॉस रखा तो क्या देखा कि इसका जो शैडो है वह कहां बन रहा है, एनोड पे बन रहा है। ठीक है, इसका जो शैडो है वह कहां बन रहा है, एनोड पर, ये शैडो है। तो इससे मालूम चलेगा कि रेज किधर से आ रही है, कैथोड से, और किधर की तरफ जा रही है, एनोड की तरफ जा रही है। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी कि जब जे थॉमसन ने क्या किया, देखिए जब जे थॉमसन ने क्या किया कि इसके रास्ते में एक पैडल व्हील रखा। ठीक है, इसके रास्ते में क्या रखा, एक पैडल व्हील रखा। ठीक है, तो जब उन्होंने इसके रास्ते में पैडल व्हील रखा तो क्या देखा
कि ये पैडल व्हील जो है वह रोटेट कर जा रहा है। ये पैडल व्हील क्या कर गया, रोटेट कर गया। तो इससे क्या मालूम चला कि देखिए जब ये कैथोड रे था तो इसका मतलब कि इसके अंदर वेलोसिटी थी, v था। तो अगर ये इसको रोटेट कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे इस रे में वेलोसिटी के साथ साथ क्या है, मास भी है। वेलोसिटी के साथ साथ क्या है, मास भी है, क्योंकि मास इनटू वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, मोमेंटम। इसका मतलब इस कैथोड रे में क्या है, मोमेंटम है। देखिए अगर मान लीजिए कि आपके घर में जो बल्ब जल रहा है उससे जो लाइट आ रही है, अगर उस लाइट के सामने अगर आप एक कागज, ठीक है, एक अगर कागज का टुकड़ा वहां रखते हैं तो क्या वो कागज का टुकड़ा रोटेट करेगा, नहीं रोटेट करेगा। क्यों? क्योंकि जो रेज आ रही है उस बल्ब से वेलोसिटी तो है लेकिन उसके अंदर मास नहीं है। मास नहीं है मतलब मोमेंटम नहीं है। या सन से जो लाइट आ रही है, अगर आप उसके रास्ते में, अगर आपके जिसमें आपके घर में विंडो लगा हुआ है, उधर से उसके थ्रू लाइट आ रही है और उस लाइट के सामने आपने क्या किया, कोई कागज का टुकड़ा जो है गोल सा बना करके रख दिया और आप देख लो क्या ये रोटेट कर रहा है, तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, रोटेट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं रोटेट कर रहा है? कि जो लाइट आ रही है उसमें वेलोसिटी तो है लेकिन मास नहीं है, जिसके कारण वो रोटेट नहीं कर पाए। और जब कैथोड रे के सामने हमने जब पैडल व्हील रखा तो क्या देखा कि पैडल व्हील रोटेट कर गया। इसका मतलब क्या है कि इस कैथोड रे में वेलोसिटी के साथ साथ क्या है, मास भी है, मतलब मोमेंटम है। और यहां से उन्होंने ये कहा कि ये जो कैथोड रे है ये बहुत सारे स्मॉलर पार्टिकल से क्या करके मिल करके बना है, ठीक है। दे कंसिस्ट ऑफ स्मॉलर पार्टिकल, ये बहुत सारे स्मॉलर पार्टिकल से क्या है, मिल करके बना है। देखिए अगर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए एक सिंपल सा लाइन है, देखिए ये मान लीजिए ये लाइन मैंने ड्रा किया तो आपको ये लाइन दिखाई दे रहा है, हाँ ये जो है लीनियर लाइन है। और अगर मैं ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स को एक साथ ऐसे बनाते जाऊं, इनके बीच में गैप एकदम जो नेग्लिजिबल रखूं, तो आपको क्या दिखेगा, भाई ये भी क्या है, लाइन है। क्योंकि ये क्या है कि बहुत सारे छोटे 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 पार्टिकल से मिलकर के ये लाइन बना हुआ है, ये कैथोड रे का। इसलिए आपको दिख रहा है कि भाई ये एक सीधी लाइन है, लेकिन नहीं, यह लाइन जो है वो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से क्या है, मिलकर के बनी है। और इसका मास है और मास के साथ साथ क्या है, वेलोसिटी है। इसका मतलब ये क्या रखता है, मोमेंटम रखता है। और जब ये पैडल व्हील से टकराता है तो अपनी एनर्जी इसको दे देता है और पैडल व्हील क्या कर जाता है, रोटेट कर जाता है, ठीक है। इससे क्या कंफर्म होता है कि जो कैथोड रे है कंसिस्ट ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स, बहुत सारे स्मॉलर पार्टिकल से क्या है, मिलकर के बना है। पॉइंट नंबर 3 कि जब जे थॉमसन ने क्या किया कि इस रे को मैग्नेटिक फील्ड में पास कराया। किसने पास कराया, मैग्नेटिक फील्ड में। उन्होंने जब इस कैथोड रे को मैग्नेटिक फील्ड में क्या किया, पास कराया, तो उन्होंने क्या देखा कि मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर गया, या अपने पास से डिफ्लेक्ट हो गया। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड की एक प्रॉपर्टीज होती है क्या, कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में जाता है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में जाता है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है, बी क्यू भी, आप पढ़ेंगे फिजिक्स में भी, बी क्यू भी, ठीक है। उसका फोर्स कितना लगता है, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, क्यू चार्ज, वी मतलब वेलोसिटी। तो ये आपकी मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, कितना, बी क्यू भी लग रहा है, ठीक है। और इसके कारण ये इलेक्ट्रॉन, ये मतलब ये जो कैथोड रे अपने पास से क्या कर गया, डिफ्लेक्ट कर गया। लेकिन अगर कोई पार्टिकल ऐसा है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है और अगर आप उसको मैग्नेटिक फील्ड में क्या करा रहे हो, पास करा रहे हो, तो आप क्या देखोगे कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम पास करा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड में वह डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इससे एक चीज क्लियर हो रहा है क्या, इससे ये चीज क्लियर हो रहा है कि ये जो कैथोड रे है वह स्मॉलर पार्टिकल से मिलकर तो बना है, कैथोड रे जो है वो स्मॉलर पार्टिकल से तो मिलकर के बना है और इनके ऊपर क्या है, चार्ज है। अब मालूम करने के लिए कि इनके ऊपर जो चार्ज है वो चार्ज है कैसा, तो फिर उन्होंने क्या किया कि इस कैथोड रे को उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड में पास कराया, पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट।
तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो कैथोड रे है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ क्या कर गया, बेंड कर गया। किधर तरफ बेंड कर गया, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। और इससे ये क्लियर हुआ कि ये जो कैथोड रे है इसके ऊपर कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है। क्योंकि आपको मालूम है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, मान लीजिए वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो किधर की तरफ मुड़ेगा, निगेटिव प्लेट की तरफ। निगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो किधर की तरफ जाएगा, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। हमेशा अपोजिट चार्ज की तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट होगा। तो चूंकि अगर इसके बाद निगेटिव चार्ज है तभी तो ये किधर की तरफ डिफ्लेक्ट किया, तभी तो ये किधर की तरफ बेंड किया, पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड किया। तो इससे यह चीज क्लियर हो गया कि जो हमारा कैथोड रे है वह एक छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, उसके ऊपर चार्ज है और वो चार्ज कैसा है, निगेटिव चार्ज है। पॉइंट नंबर 5 देखिए, पॉइंट नंबर 5 क्या है कि अगर हम क्या करते हैं कि कैथोड रे को अगर हम किसी हैवी मेटल के ऊपर क्या करते हैं, अगर हम कैथोड रे को क्या करते हैं, किसी हैवी मेटल के ऊपर क्या करते हैं, इंसिडेंट कराते हैं। ठीक है, कैथोड रे को अगर हम किसी हैवी मेटल के ऊपर क्या करते हैं, इंसिडेंट कराते हैं, तो यहां से क्या निकलता है, एक्स रेज निकलता है। क्या निकलता है, एक्स रेज निकलता है। ठीक है, यही तो सेम काम होता है कि जब आप देखते होंगे कि जब किसी का जो है बोन ब्रेक कर जाता है, ठीक है, तो एक्सरे कराने जाते हैं। तो जब एक्सरे कराने जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, तो वहां पर एक्सरे प्रोड्यूस किया जाता है। तो एक्सरे कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, तो वहां पर कैथोड रे को क्या किया जाता है, एक हैवी मेटल से क्या किया जाता है, इंसिडेंट कराया जाता है। और एक हैवी मेटल पर इंसिडेंट करा के वहां से क्या निकाला जाता है, एक्सरे। और वही एक्सरे क्या करता है, आपके बॉडी का क्या करता है, फोटो लेता है। ठीक है, तो यह भी एक प्रॉपर्टी है कैथोड रे की, क्या कि जब कैथोड रे को किसी हैवी मेटल पे हम क्या करते हैं, पास कराते हैं, जैसे मान लीजिए टंगस्टन पे हमने पास कराया, ठीक है, तो ये क्या करता है, एक्सरेज क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, पॉइंट नंबर 6, इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि यह हीटिंग इफेक्ट शो करता है। यह क्या करता है, हीटिंग इफेक्ट क्या करता है, शो करता है। मतलब अगर कैथोड रे को किसी सब्सटेंस के ऊपर क्या करते हैं, इंसिडेंट कराते हैं, तो ये जो पार्टिकल है, ये जो सब्सटेंस है वो क्या हो जाता है, हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है। इसका मतलब ये हीटिंग इफेक्ट भी क्या करता है, शो करता है। हीटिंग इफेक्ट क्या करता है, शो करता है। और पॉइंट नंबर 7 जो कि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये आप लोगों से बोर्ड में भी पूछा जाता है। आप लोगों से बहुत सारे एग्जाम, नीट, आईआईटी जैसे एग्जाम में, सीयूटी जैसे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कैथोड रे होता है उसकी चार्ज टू मास रेशियो, चार्ज बाय मास रेशियो, जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज ऑफ कैथोड रे does not depend upon nature of electrode, या इलेक्ट्रोड के नेचर पर डिपेंड नहीं करता, इलेक्ट्रोड के नेचर पर डिपेंड नहीं करता। मतलब जो E/M वैल्यू होती है कैथोड रे की, वह इलेक्ट्रोड के नेचर पर डिपेंड नहीं करती। आप जो कैथोड रे ले रहे हैं, ठीक है, आप यहाँ पर किसी भी टाइप का क्या करें, अगर आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप किसी भी टाइप का इलेक्ट्रोड लें, चाहे वो कॉपर का लें, चाहे वो आप जिंक का लें, किसी भी टाइप का इलेक्ट्रोड लें, ठीक है, तो उस पर जो होता है कैथोड रे की E/M की वैल्यू डिपेंड नहीं करती। मतलब चार्ज अपॉन मास का रेशियो जो डिपेंड नहीं करता, वो सेम ही आता है। ठीक है, एज वेल एज does not depend upon gas filled in the discharge tube, gas filled in the discharge tube। और ये इस पर भी नहीं डिपेंड करता कि इसके अंदर कौन सी गैस क्या की गई है, फिल की गई है। इसके अंदर कौन सी गैस फिल की गई है, इसके ऊपर भी डिपेंड नहीं करता। ठीक है, ये इसके ऊपर भी डिपेंड नहीं करता कि इसके अंदर कौन सी गैस भरी गई है इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। सबके लिए, आप कोई भी गैस भर रहे हैं, सबके लिए E/M की वैल्यू सेम आ रही है। कोई भी आप इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, सबके लिए E/M की वैल्यू क्या आ रही है,
सेम आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप यहाँ पर किसी भी टाइप का इलेक्ट्रोड लीजिए और उससे जो ये कैथोड रे निकल रहा है, उसके अंदर से ये जो पार्टिकल निकल रहा है, ठीक है, उस पार्टिकल के लिए E/m की वैल्यू जो है वो क्या है, सेम है। इसका मतलब हुआ कि जो भी आप पार्टिकल ले रहे हो, ठीक है, जो भी आप पार्टिकल ले रहे हो, उन सभी के अंदर से जो निकलने वाले पार्टिकल हैं उसकी E/m की वैल्यू सेम है। और इसका मतलब ये हुआ कि जो किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो ये पार्टिकल है, जो ये निगेटिव चार्ज जो पार्टिकल निकल रही है, वह सबके अंदर क्या है, सेम है। हर सब्सटेंस से निकलने वाले हर सब्सटेंस से निकलने वाले ये जो निगेटिव चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, वह क्या है, सेम है। क्योंकि उसके लिए E/m की वैल्यू जो है वो क्या ला रही है, कोई भी आप इलेक्ट्रोड लगा रहे हो सबके लिए E/m की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। क्लियर है? तो अब देखिए ये हमको कैसे मालूम चला कि अगर आप कोई भी इलेक्ट्रोड ले रहे हो, ठीक है, उन सभी के लिए E/m की वैल्यू क्या हो रही है, सेम हो रही है। उन सभी के लिए E/m की वैल्यू सेम है, या कोई भी गैस भर रहे हो उन सभी के लिए E/m की वैल्यू सेम हो रही है। तो इसके लिए जो जे थॉमसन थे, उन्होंने क्या किया कि कैथोड रे ट्यूब क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, तो कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट देखिए, जिसको हम CRT एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, CRT, शॉर्टकट में बोलते हैं CRT एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। तो ये जो CRT एक्सपेरिमेंट है, इसी CRT एक्सपेरिमेंट के बेस पे जे थॉमसन ने ये बताया कि E/m की वैल्यू जो होती है कैथोड रे की, वो कांस्टेंट होती है, चाहे आप कोई भी इलेक्ट्रोड लीजिए, चाहे आप कोई भी गैस फिल करिए। ठीक है स्टूडेंट, तो इसके बारे में हम लोग जो है, थोड़ा लेक्चर आपके काफी बड़ा हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग CRT कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो चार्ज कैसे आया उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आप इसको नोट करें, आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के पॉइंट्स के बारे में लेकर के डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।